वेलकम बैक टू चैनल। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, महाराणा सांगा के जो आरंभिक जीवन था उसमें पढ़ा था। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को होता है। इनका राज्याभिषेक 15 मई 1509 को होता है और कर्नल जेम्स टोल ने महाराणा सांगा को सैनिक भग्न की संख्या दी थी। इनके जो पहला गांव था वो इनके बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड़ना राजकुमार एक पत्थर मार के इनकी आंख फोड़ देते हैं और खातौली के युद्ध में इनका हाथ कट जाता है और ये खानवा का युद्ध भी लड़ते हैं और इन्हें हिंदू पथ की उपाधि दी इतिहासकारों ने, क्योंकि इन्होंने सभी पाती पर्वत प्रथा के तहत सभी राजाओं को इकट्ठा करके खानवा का युद्ध लड़ा। उसी में हम आगे महाराणा सांगा के सैन्य अभियान पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब महाराणा सांगा का जो पहला सैन्य अभियान था वो गुजरात विजय था। सबसे पहले महाराणा सांगा गुजरात पर विजय प्राप्त करते हैं। गुजरात में आपको पहले थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि जब हम विस्तार से पढ़े तो आपको थोड़ी सहायता मिले, इसलिए अब मैं आपको बता देता हूं। मालवा विजय में महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा और MKN महमूद खिलजी सेकंड के मध्य युद्ध हुआ। गुजरात विजय में मुजफ्फर शाह और सांगा के मध्य युद्ध हुआ और कागरोन यानी इसे झालावाड़ का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में MK सेकंड और मुजफ्फर शाह मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और फिर भी महाराणा सांगा इसे जीत लेते हैं। इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य युद्ध, इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य दो युद्ध हुए थे। एक खातौली का युद्ध जिसमें महाराणा सांगा के हाथ कटा था और ये 1517 में हुआ था, और दूसरा पाड़ी का युद्ध, यह युद्ध 1518 इसके एक साल बाद हुआ। और बाबर के साथ युद्ध की बात करें तो बाबर के साथ दो युद्ध हुए। एक तो आप झड़प कह सकते हैं, बाबर और सांगा के सैनिकों के बीच की झड़प थी और वो झड़प थी बयाना का युद्ध। उसके बाद में खानवा का युद्ध होता है 1527 में। तो ये हम विस्तार से इसको सभी को पढ़ेंगे। तो गुजरात विजय इनकी पहली विजय थी। गुजरात विजय के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये माना कि मेवाड़ है, मेवाड़ और मेवाड़ से नीचे सटा हुआ ये गुजरात है। और गुजरात के शासक कौन है? गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह हैं और मेवाड़ के शासक सांगा है। गुजरात के मुजफ्फर शाह ये गुजरात के शासक है। यहां पे एक राज्य पड़ता है जिसका नाम ईडर है। इन दोनों के बीच के विवाद का कारण यही था, ये ईडर राज्य था और इन दोनों के आमने सामने होने का कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण ईडर था। और ईडर एक हिंदू राज्य था और ये सामंत हिंदू राज्य था और यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू राजा थे। ईडर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ईडर के बारे में मैं आपको बताऊं, जो ईडर के शासक की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र थे। एक का नाम रायमल और दूसरे का नाम भारमल। ये दो व्यक्ति थे। ये दो व्यक्ति, इसमें से भारमल को मुजफ्फर शाह जो कि गुजरात के शासक है, मुजफ्फर शाह शासक बनाना चाहते थे ईडर का, लेकिन महाराणा सांगा रायमल को ईडर का शासक बनाना चाहते थे। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ और महाराणा सांगा और मुजफ्फर के इस युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई और महाराणा सांगा एक स्वतंत्र
शासक बनाते हैं, इधर के स्वतंत्र शासक रायमल को बनाते हैं। ये एक छोटा सा इनके बीच में एक छोटी सी झड़प, अब युद्ध था, एक छोटा सा युद्ध था, और ये एक स्वतंत्र राजा बन जाते हैं इधर के। वर्तमान में गुजरात में है। और इसके बाद में जो मालवा विजय था, उनका दूसरा अभियान मालवा था। मालवा में क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए ये है मेवाड़ और ये गुजरात है, और मेवाड़ और गुजरात से सटा हुआ ये मालवा, मालवा यानी मध्य प्रदेश। अब जो मालवा के शासक है वो है MK सेकंड, यानी महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी फर्स्ट, जिनके सारंगपुर का युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य हुआ था, और ये महमूद खिलजी सेकंड है। और मेवाड़ से सटा हुआ और एक मालवा का सामंत राज्य था जिसका नाम चंदेरी। चंदेरी के शासक मेदिनी राय थे, और ये एक हिंदू राज्य था, और ये सामंत था, मुस्लिमानों का सामंत था। और जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं तो मेदिनी राय को अपने उत्तर में एक विशाल हिंदू साम्राज्य दिखाई देता है, और वहां से ही अपना रंग बदलना प्रारंभ कर देते हैं। मेदिनी राय अपना रंग बदलना प्रारंभ करके अधीनता स्वीकार करना मना कर देते हैं और MK सेकंड को कर देना बंद कर देते हैं। इस बात को देखते हुए अब गुजरात के शासक थे मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह और MK सेकंड दोनों चंदेरी पर आक्रमण करते हैं, और इस आक्रमण में मेदिनी राय यानी चंदेरी की सहायता करते हैं महाराणा सांगा इनकी मदद करने के लिए आते हैं, और इन दोनों की सेनाओं को, मुजफ्फर शाह और MK सेकंड की दोनों की सेनाओं को महाराणा सांगा हरा देते हैं। और हराने के बाद मेदिनी राय को चंदेरी का स्वतंत्र शासक बना देते हैं। और शासक बनाने के बाद में जो घाघरोन और उसके आसपास, झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र मेदिनी राय को दे देते हैं। ये इस साइड का क्षेत्र मेदिनी राय को महाराणा सांगा और दे देते हैं। अब क्या होता है कि तब MK सेकंड और मुजफ्फर शाह दोनों घाघरोन पर, ये दोनों व्यक्ति घाघरोन पर आक्रमण करते हैं। ये दोनों मिलकर फिर से घाघरोन पर आक्रमण करते हैं, और इन दोनों की सेनाओं को महाराणा सांगा हरा देते हैं। और इस युद्ध को घाघरोन का युद्ध कहा गया। तो महाराणा सांगा ने मालवा को पहले जीता, जब चंदेरी पर आक्रमण हुआ तो मालवा को जीत लिया, और उसमें मेदिनी राय की सहायता करते हैं और मेदिनी राय को स्वतंत्र राजा बना देते हैं। मेदिनी राय को घाघरोन दे देते हैं, और घाघरोन और झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र दे देते हैं। और जब ये बात इनको सहन नहीं होती है, हजम नहीं होती MK सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड और मुजफ्फर शाह को, तब ये दोनों मिलकर घाघरोन पर दूर फिर से आक्रमण करते हैं, और इन दोनों की संयुक्त सेना को महाराणा सांगा हरा देते हैं। इस युद्ध को घाघरोन का युद्ध कहा गया है, या झालावाड़ का युद्ध कह सकते हैं आप। इसके बाद क्या होता है कि, तो अब क्या होता है कि ये मान लीजिए गुजरात है यहाँ पे, और ये मेवाड़ है, ये गुजरात, ये मेवाड़, यहाँ पे मालवा, और यहाँ पे दिल्ली। इस समय दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी जब पता उनको ये चलता है कि महाराणा सांगा ने, मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा ने मालवा और गुजरात के जो ताकतवर शासक थे उनको हरा दिया, तो उनके मन में ये भय सताने लगा कहीं ये व्यक्ति दिल्ली पर आक्रमण ना कर दे। इस योजना को बनाते हुए इब्राहिम लोदी मेवाड़ पर सर्वप्रथम आक्रमण करता है, और खुद आक्रमण करता है, और खातोली नामक स्थान पर युद्ध होता है। और 1517 ईस्वी में खातोली, जो कि पहले बूंदी रियासत में थी और वर्तमान में कोटा में है, इस स्थान पर 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और
इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है। सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी खुद आए थे और इस युद्ध में विजय महाराणा सांगा की होती है और माना जाता है कि महाराणा सांगा के पास इब्राहिम लोदी से ज्यादा सेना थी। और इस युद्ध में महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। और इस युद्ध में चोटिल होने की वजह से 1523 ईस्वी में भोजराज की मृत्यु हो जाती है और वहां से हमारी मीराबाई विधवा हो जाती है। मीराबाई किन की पत्नी थी? तो भोजराज की पत्नी थी और भोजराज की मृत्यु 1523 में हो जाती है। अब इब्राहिम लोदी इतने से तृप्त नहीं हुआ, उसने दोबारा फिर से मेवाड़ पर आक्रमण किया और उनका दूसरा आक्रमण था बांडी का युद्ध। अब बांडी कह सकते हैं, बांडी नामक स्थान पे हुआ। धौलपुर का युद्ध कह सकते हैं क्योंकि बांडी धौलपुर में है। यह युद्ध 18 में लोदी तो नहीं आए इस युद्ध में, लेकिन उनके सेनापति आए जिनका नाम मियां हुसैन व मियां माखन था। वो इस युद्ध में आते हैं और महाराणा सांगा उन्हें मार डालते हैं और महाराणा सांगा की इस युद्ध में फिर से विजय हो जाती है। इस विजय के बाद अब क्या होता है कि दिल्ली के सुल्तान तो इब्राहिम लोदी हैं, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। अब महाराणा कुंभा के भी मन में यह था कि मैं भी दिल्ली का शासक बनूंगा, लेकिन इस समय अभी लोदी वंश चल रहा था। और अब क्या होता है कि बाबर काबुल को जीतने के बाद दिल्ली पर आक्रमण करता है और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में यह युद्ध कहलाया पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1526 ईस्वी में होता है और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। यह भारत की मध्यकालीन इतिहास अगर हम पढ़ें तो उसमें यह पहला सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। और इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली पर मुगल वंश की नींव स्थापना हुई। मुगल वंश की स्थापना होने के बाद में बाबरनामा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो मेवाड़ के शक्तिशाली राजा है महाराणा सांगा ने बाबर की मदद करने के लिए, पानीपत में मदद करने के लिए वादा किया था और महाराणा सांगा युद्ध भूमि में नहीं आए थे। इसलिए बाबरनामा में महाराणा सांगा को वादा खिलाफी शासक कहा गया। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। आधुनिक इतिहासकार का कहना है कि बाबर और महाराणा सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और ये अपने राज्य के विस्तार करना चाहते थे। इसलिए बाबर के लिए महाराणा सांगा एक मजबूती के सामने आगे डटे हुए थे। मुसीबत थे एक बाबर के लिए, विस्तारवाद के लिए एक मुसीबत थे। इस कारण बाबर मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और बाबर और महाराणा सांगा के मध्य दो युद्ध होते हैं। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य प्रथम युद्ध, हम इसे युद्ध नहीं कह सकते, ये एक छोटी सी सैनिक झड़प थी। ये पहली सैनिक झड़प जो भयानक युद्ध कहलाता है। ये सैनिक झड़प 16 फरवरी खानवा के युद्ध से एक महीने पहले 16 फरवरी 1527 में हुई। और मान लीजिए ये मेवाड़ है और मेवाड़ के यहां पे एक बयाना चौकी थी और दिल्ली से बाबर के सैनिक आए और इस चौकी पर आक्रमण करके जो चौकी पे सैनिक थे उनको हराकर बयाना पर, दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। जब ये बात महाराणा सांगा को पता चलती है तो महाराणा सांगा बहुताई में सैनिक भेजकर इस स्थान को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ये एक सैनिक झड़प थी जिसमें ना तो बाबर आए ना तो सांगा आए, दोनों के सैनिकों के मध्य एक झड़प हुई थी। और इस झड़प के बाद में खानवा का युद्ध होता है और वो इसके एक महीने बाद ही होता है। खानवा के युद्ध में
ये युद्ध, खानवा का जो युद्ध है, ये युद्ध रूपवास तहसील, ये रूपवास तहसील भरतपुर में है, इस स्थान पर ये खानवा का युद्ध होता है। और इस किस नदी के किनारे अगर कहीं पूछ लिया जाए तो गंभीरी नदी के किनारे हुआ। गंभीरी नदी, गंभीरी नदी के किनारे। और ये युद्ध महाराणा सांगा विशेष बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध से पहले बाबर ने क्या किया, क्योंकि बाबर के सैनिक बहुत ही भयभीत थे और वो महाराणा सांगा से युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन इस युद्ध में सैनिकों में जोश भरने के लिए बाबर ने क्या किया कि बाबर ने तमंगा कर को माफ कर दिया। ये तमंगा कर मुसलमानों पर लगने वाला एक कर था, इसको माफ कर दिया। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर कौन सा था। तो ये क्या करते हैं, तमंगा कर माफ कर देते हैं और इस युद्ध को एक धार्मिक एंगल दे देते हैं, एक धर्म युद्ध बता देते हैं और कहते हैं कि इस युद्ध में अगर हार हुई तो वो बाबर की हार नहीं, मुसलमान इस्लाम धर्म की हार है। और जिहाद शब्द जिहाद की संख्या देते हैं इस युद्ध को। महाराणा सांगा क्या करते हैं, महाराणा सांगा इस युद्ध से पहले पाती पर्वन प्रथा के तहत जो राजस्थान के सभी राजाएं थे, उन राजाओं को युद्ध में आमंत्रित करते हैं, एक खत लिखते हैं और इसके तहत राजा युद्ध लड़ने के लिए अपने सैनिक लेके आते हैं। और हम देखते हैं कि कौन कौन से राजा आते हैं, अपने सैनिक लेके कौन कौन से राजा आते हैं। तो इस युद्ध में सांगा का साथ देने के लिए आमेर के शासक आते हैं, पृथ्वीराज आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने 12 पुत्रों के लिए अजमेर को 12 टुकड़ों में बांट दिया था, इसलिए आमेर को इस व्यक्ति ने अपने पुत्रों के लिए 12 पुत्रों के लिए, ताकि वो झगड़े ना, और इसलिए आमेर को 12 टुकड़ों में बांट दिया और इसलिए आमेर को 12 कोटड़ी कहते हैं। अब ये व्यक्ति इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और कौन आए, और मेड़ता से आए, मेड़ता से रतन सिंह, यह व्यक्ति भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। गजनेर से अशोक परमार आते हैं, वागड़ से महारावल उदय सिंह आते हैं। ये उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता नहीं है और ये उदय सिंह भी शहीद हो जाते हैं। और मारवाड़ से युवराज राव मालदेव आते हैं और राव मालदेव अपने साथ 4000 सैनिक लेके आते हैं। उस समय मारवाड़ के शासक मालदेव नहीं थे, मारवाड़ के शासक राव गंगा थे। आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक कौन थे, तो मारवाड़ के शासक राव गंगा थे। और चंदेरी से महाराणा सांगा की मदद करने के लिए कौन आते हैं, तो वो आते हैं मेदिनी राय। अब ये सभी राजाएं आते हैं और राजा आकर युद्ध की तैयारी करते हैं और खानवा के युद्ध में इकट्ठे होते हैं, खानवा के युद्ध मैदान में इकट्ठे होते हैं। इस तरह योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो महाराणा सांगा का सेनापति था हसर खां मेवाती, वो सबसे आगे रहता है। और उसके बाद में जो मेवाड़ की सेना है, वो मेवाड़ की सेना उसके पीछे, और इनके बीच में महाराणा सांगा खड़े रहते हैं। और महाराणा सांगा के पीछे सहयोगी राजा थे जो पाती पर्वन प्रथा के तहत सहायता करने के लिए आए थे, और इनके पीछे अपनी अपनी सेना थी।
जो कि महाराणा की सांगा के सहयोग करने के लिए आती हैं। और अब बाबर ने किस तरह से योजना बनाई। बाबर के पास सेना बहुत ही कम थी, महाराणा सांगा की अपेक्षा इनके पास सेना ना मात्र की थी। ये क्या करते हैं कि इस तरह से एक दीवार बनाते हैं। अगर बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी को खड़ा कर दिया जाए, ये मानो ये बैलगाड़ी है और इस बैलगाड़ी को इस तरह से खड़ा कर दिया जाए, अगर यूं सीधा, तो यूं सीधा खड़ा करने से क्या एक मजबूत दीवार बन जाती है। तो बाबर ने क्या किया कि बैलगाड़ी को यहां पर खड़ा कर दिया और जिससे एक मजबूत दीवार बन गई और इनके बीच का जो स्थान था उनके बीच में तोपें लगवा दी। यहां पे ये तोपें सजवा देते हैं और दोनों तरफ इस स्थान पर 5-5 हजार तीरंदाजों की टुकड़ी लगा देते हैं। दोनों तरफ, इस तरफ भी लगा देते हैं और उस तरफ भी लगा देते हैं। अब क्या होता है कि इन टुकड़ियों के पास में 2 तोपची को नियुक्त कर देते हैं। एक का नाम रूमी खान था और एक का नाम मुस्तफा खान था। ये दोनों ही नियुक्त कर दिए जाते हैं। ये बहुत ईमान तोपची थे और बाबर ने इनको युद्ध का श्रेय भी दिया था, जीतने का श्रेय दिया था। अब क्या होता है कि जब सुबह 8 बजे आक्रमण की और इनके मध्य, इन तोप के मध्य बाबर की सेना खड़ी थी और सबसे पीछे बाबर खड़ा था। इस तरह से इन्होंने योजना बनाई और अब सुबह 8 बजे दोनों सेनाओं के मध्य शंख का वादन होता है। 8 बजे युद्ध शुरू हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि राजपूत तोपों के और तीरों के सामने टिक नहीं पाए और जल्द ही हार गए। अब इसमें क्या होता है, इस युद्ध रणनीति के अनुसार कुछ सैनिक आगे की ओर इस तरफ बढ़े और कुछ सैनिक इन तीरंदाजों की तरफ आए। जब ये सैनिक इन तीरंदाजों की तरफ जा रहे थे तब तीरंदाजों ने इन पे तीर बरसाना शुरू कर दिया। जब तीर बरसाना शुरू किया तो यहां से सैनिक वापस मध्य की ओर भागने लगे। जब मध्य की ओर भागे, अगर मान लो यहां से तोपें चलाना शुरू कर दिया, जो तोप से बच गया, मान लो कोई बच भी गया, तो वो यहां पे आके रुका होगा। और यहां पे आने के बाद में राजपूत हाथों में तलवार थी और यहां पे बाबर ने क्या किया कि बैलगाड़ियों की दीवार बना दी। इसकी वजह से ये इसे भेद नहीं पाए और भेद ना पाने की वजह से बहुत से सैनिक तोपों से मर गए और एक तीर महाराणा सांगा को जाके लग जाता है। यहां महाराणा सांगा को एक तीर लग जाता है जिसकी वजह से महाराणा सांगा युद्ध भूमि में मूर्छित हो जाते हैं। और जब महाराणा सांगा युद्ध भूमि में मूर्छित होते हैं तो यहां से इन्हें मालदेव बसवादोसा में लेके जाते हैं। तो अपने घोड़े पे महाराणा सांगा को यहां से लेके चले जाते हैं। तो महाराणा सांगा का मुकुट झाला अज्जा धारण करते हैं और युद्ध लड़ते हैं और महाराणा सांगा की उपस्थिति को पूर्ण करते हैं और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध में कौन कौन वीर गति को प्राप्त हुआ, तो इस युद्ध में जो आश्रयदाता थे महाराणा सांगा के, वो आश्रयदाता करमचंद्र पंवार शहीद हो जाते हैं, अशोक परमार शहीद हो जाते हैं और ये वीर गति को प्राप्त जाता है। और बाबर इस युद्ध में जीत जाते हैं। बाबर की इस युद्ध में जीत हो जाती है। अब सांगा के हारने के प्रमुख कारण क्या थे, तो महाराणा सांगा के हारने का प्रमुख कारण पहला ये माना गया कि बाबर ने तोफ खाने का यूज किया और ये राजस्थान में पहली बार किसी युद्ध में तोफ खाने का प्रयोग हुआ। लेकिन भारत में जब पानीपत का युद्ध होता है तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर तोफ खाने का प्रयोग करता है, लेकिन राजस्थान में पहली बार सांगा के सामने तोफ खाने का प्रयोग किया गया। दूसरा कारण क्या माना गया, दूसरा कारण यह था कि बाबर के जो तीरंदाज थे वो तीरंदाज क्या करते हैं, जितने भी राजपूत योद्धा थे उन राजपूत योद्धाओं को तोपों के सामने लाने का काम तीरंदाजों ने किया और बाबर ने इन्हें जीत का श्रेय दिया।
क्योंकि ये योद्धा थे जिन्होंने राजपूत योद्धाओं को तोपों को सामने लेके आए थे। तीसरा कारण क्या माना जाता है कि तुलुगनुमा पद्धति। तुलुगनुमा पद्धति क्या थी कि इसमें जो तोप सजाने की विधि थी, जैसे आप देखिए कि जो ये तोप सजाने की विधि है, इस तरह से बीच में दीवार बना के और तोप सजाने की जो विधि है, इसे तुलुगनुमा पद्धति कहते हैं। इस विधि के प्रयोग से तोपें चलाने में और राजपूतों के आक्रमण करने में बाधा उत्पन्न हुई और तोप चलाने में सुविधा मिली। इसका चौथा कारण क्या माना जाता है? इसका चौथा कारण यह माना जाता है कि बाबर ने इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी। बाबर ने कहा कि अगर ये युद्ध हार गए तो ये युद्ध बाबर ने इस्लाम हारेगा। इस तरह से जो सैनिक थे उनमें जोश भर गया और बाबर के सैनिक मुस्लिम सैनिक थे। इसकी एक वजह और मानी जाती है, जो अंतिम समय में सहलदी तेवर नाम का एक व्यक्ति था जो कि सांगा का सेनापति था। यह सेनापति क्या करता है, बाबर से मिल जाता है और विश्वासघात करता है राणा सांगा के साथ। इससे जो राणा सांगा की जो नीतियां थी, जो राणा सांगा की योजना थी, ये पहले से ही बाबर को जाके बता देता है, जिससे सांगा की योजनाएं फेल हो जाती हैं। और सबसे बड़ा एक और कारण माना गया है, जो इनके तोपची है, रूमी खान और मुस्तफा खान, उन तोपची को माना गया है युद्ध जीतने का कारण। और इस युद्ध में जब महाराणा सांगा मूर्छित होते हैं तो उन्हें मालदेव अपने घोड़े पर बैठाकर बसवा दोसा ले जाता है और वहां महाराणा सांगा का इलाज होता है। बसवा दोसा कहां पे? दोसा में। वहां पे महाराणा सांगा का इलाज होता है। यहां पर ही महाराणा सांगा का चबूतरा है। महाराणा सांगा की छतरी पूछ ले तो छतरी यहां पे नहीं, महाराणा सांगा का चबूतरा है, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि महाराणा सांगा का चबूतरा है या यहाँ पे छतरी है। अब क्या होता है कि महाराणा सांगा यहां से रणथंभौर आते हैं। यहां से रणथंभौर आते हैं और यहां इनकी पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती रहती थी। और हाड़ी रानी कर्मावती कहां की थी? तो बूंदी की थी। हाड़ी रानी कर्मावती और सांगा से दो पुत्र थे प्राप्त हुए। इनसे दो पुत्र थे, एक का नाम विक्रमादित्य और दूसरे का नाम उदय सिंह। ये इनसे दो पुत्र प्राप्ति हुई। ये हाड़ी रानी और सांगा के पुत्र थे। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि महाराणा महाराणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई, किन्होंने की, और आगे किस तरह से वंशावली चली। तो जब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे।